A person set up Young's double slit using a sodium lamp, placing two slits 1 meter from the screen. Capital D is 1 meter. The person is not sure of slit separation and he varies the separation and finds that interference fringes disappear if the slits are too far apart. The angular resolution of his eyes is 1 by 60 degrees. How far apart the slits when he just cannot see the interference pattern? Wavelength lambda is 5890 Armstrong. देखिए प्रॉब्लम की कंडीशन यह है, स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप है जिसमें स्लिट और स्क्रीन की दूरी 1 मीटर है. स्मॉल डी यह पता नहीं है, इसी को डिटरमाइन करना है. और एंगुलर रिजोल्यूशन इज 1 by 60 डिग्रीज. मीन्स जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए वह 1 by 60 डिग्रीज होनी चाहिए. इतनी एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है तो उसको दिखाई देती है. अब जैसे जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. आप इधर एक बात देखिए कि जब हम डी बढ़ाएंगे, स्मॉल डी को यदि हम बढ़ाते हैं तो फ्रिंज विड्थ कम होती है. एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है W बाय कैपिटल डी, इट्स लैम्डा बाय डी. यह एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कम होती है. इस स्मॉल डी के बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ कम होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कम होती है, बीटा की वैल्यू कम होती है. तो यदि डी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, दोनों स्लिट के बीच में दूरी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो विड्थ इतनी कम हो जाएगी कि फिर आपको वो फ्रिंजेस दिखेंगी नहीं. एंगुलर फ्रिंज विड्थ इतनी कम हो जाएगी कि फिर आपको दिखेगी नहीं. आपको फ्रिंजेस दिखाई दें इसके लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ की जो लिमिट है वह 1 by 60 डिग्रीज है. अब इस एंगुलर फ्रिंज विड्थ के एक्सप्रेशन में बीटा की जो वैल्यू रखेंगे इट शुड बी इन रेडियंस, मगर इधर दे रखा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिग्रीज में. साधारण सा काम है उसको सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है. 1 by 60 इंटू पाई बाय 180 हो गया प्रॉब्लम. बीटा की जगह 1 by 60 इंटू पाई बाय 180 एंड दिस इक्वल टू वेवलेंथ की जगह 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन डी. इससे डी की वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी. आप उसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए. 5890 इंटू 10 to the power -7 मिलीमीटर इंटू 60 इंटू 180 अपॉन पाई. डीपीएस 1 में और कोई डाउट, डीपीएस 2 में और कोई डाउट हो तो तेजी से लिखवा दीजिए. चलिए मैं डीपीएस 1 का पहले 24th करता हूं. ट्राई टू लोकेट इट इन स्टडी पैकेज. मैं उसको स्टडी पैकेज में लोकेट करने की कोशिश कर रहा था पर मैं अभी तक लोकेट कर नहीं पाया हूं. है उसी में से मैं एक बार 24th प्रॉब्लम पढ़ता हूं. द लाइन विड्थ of bright fringe is sometimes defined as separation between the points on two sides of central line where intensity falls to half the maximum. Find the line width of bright fringe of Young's DPS 2 का 14 और 5. अब मत बोलो, अब जब मैं कॉल दूंगा तब बोलना प्लीज, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूं. मैं पक्का आपको कॉल दूंगा फिर आप बोलना प्लीज. The line width of bright fringe is sometimes defined as separation between point on two sides of central line where intensity falls to half the maximum. Find the line width of bright fringe
in a Young's double slit experiment in terms of lambda d and capital D, where symbol have got the usual meaning. देखिए 24th प्रॉब्लम जो है ये तो एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। यह तो जैसा हमने डेफिनेशन दी है, जैसे स्क्रीन पर जब फ्रिंजेस बनती हैं तो उस फ्रिंजेस को हम इस तरह से उसमें इंटेंसिटी वेरिएशन को दिखा सकते हैं। इस जगह पर सेंट्रल ब्राइट है और इधर इंटेंसिटी है 4I0। इस जगह पर फर्स्ट डार्क है और इस जगह पर इंटेंसिटी है 0 और इस जगह पर फर्स्ट ब्राइट है और इस जगह पर है फ्रिंज विड्थ 4I0। उन्होंने क्या कहा है, लाइन विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज इज समटाइम डिफाइंड एज separation between the points on the two sides of central line where intensity falls to half the maximum value। देखिए यह सेंट्रल ब्राइट, इस सेंट्रल ब्राइट के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां इंटेंसिटी आधी हो गई, इधर 2I0 हो गई, और इस सेंट्रल ब्राइट के नीचे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां इंटेंसिटी 2I0 हो गई। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको उन्होंने कहा है लाइन विड्थ। ये उन्होंने डेफिनेशन लिख दी प्रॉब्लम में। लाइन विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज इज समटाइम डिफाइंड एज सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ सेंट्रल लाइन where intensity falls to half the maximum value। ये उन्होंने डिफाइन कर दिया प्रॉब्लम में। ये जो सेंट्रल ब्राइट है इसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जहां आधी इंटेंसिटी होगी और इसके नीचे एक पॉइंट ऐसा है जहां आधी इंटेंसिटी होगी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम लाइन विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब आपको बताना है कि यह लाइन विड्थ कितनी है। देखिए intensity at any point is 4I0 cos square del by 2। अब इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमें चाहिए 2I0, दिस 4I0 cos square del by 2। I0 से I0 कैंसल्ड, cos square del by 2 is 1 by 2। so cos del by 2 is plus minus 1 by root 2। so del by 2 is pi by 4, del is pi by 2। हमें वहां पॉइंट ढूंढना है जहां पर फेस pi by 2 है। अब मैंने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है प्रॉब्लम कराते समय, del is 2 pi by fringe width into y, 2 pi by fringe width into y। डेल की जगह लिख दो पाई बाय 2 इंटू 2 पाई बाय फ्रिंज विड्थ इंटू वाई। पाई से पाई कट गया, वाई इक्वल टू फ्रिंज विड्थ बाय 4। इधर से फ्रिंज विड्थ बाय 4 ऊपर, इधर से फ्रिंज विड्थ बाय 4 नीचे। तो जो लाइन विड्थ हुई, लाइन विड्थ जैसे वो डिफाइन कर रहे हैं, इट्स 2 टाइम्स वाई, इट्स W by 2 lambda capital D by 2D। DPS 1 में और कोई डाउट? आई थिंक मैंने DPS 2 का 24 कर दिया यार, मैं इसीलिए कंफ्यूज था। मुझे DPS 2 का मैंने 24 कर दिया है, ये वाला कर दिया। DPS 1 का 24 की वजह, मेरे हाथ में दोनों शीट लेकर मैंने गलती कर दी। This 24th problem of DPS 2, the width of one of the two slits of Young's double slit experiment is double of the other slit।
assuming that amplitude of light coming from slit is proportional to slit width, find the ratio of maximum to minimum intensity in the interference pattern. It's a simple problem. उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जितनी अधिक स्लिट की विड्थ है उतनी ही अधिक एम्पलीट्यूड. Intensity is directly proportional to amplitude square and this amplitude is directly proportional to width. तो इसको मैं I नॉट बोल देता हूं और जो दूसरी स्लिट है it's directly proportional to A2 square and it's और इसको W नॉट and it's या हाँ ठीक है स्लिट विड्थ 2W नॉट स्क्वायर. उन्होंने कहा है कि स्लिट की विड्थ एक की यदि W नॉट है तो दूसरे की 2W नॉट. विड्थ इज डबल एंड एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ. ये उन्होंने कह दिया. और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. A1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1, A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2W नॉट. अब I मैक्स, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं A मैक्स अपॉन A min. A max upon A min is A max A1 plus A2, A min A1 minus A2 mod. तो यह हो गया 3W नॉट और ये हो गया W नॉट. सो इट्स 3/1 और फिर हम कहेंगे I मैक्स अपॉन I min. मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है इट्स प्रोपोर्शनल टू A मैक्स स्क्वायर अपॉन A min स्क्वायर और 3/1 होल स्क्वायर और 9/1. यह 24th प्रॉब्लम DPS 1 का. आई होप DPS 1 में अब कोई डाउट नहीं है. DPS 1 का जो 24th प्रॉब्लम है वह स्टडी पैकेज का इनफैक्ट 75th प्रॉब्लम. अब मैं DPS 2 सॉल्व करूंगा. DPS 1 में किसी का कोई डाउट हो तो बोल दो. आप हाथ रेस कर दो. DPS 1 में किसी का भी कोई डाउट हो तो लिखवा दो. मैं DPS 1 फिनिश डिक्लेयर कर रहा हूं और उसको रख दे रहा हूं. रेडार एंटेना इज लोकेटेड टॉप अ हाई क्लिफ ऑन द एज ऑफ अ लेक. देयर इज अ लेक एंड देयर इज अ हाई क्लिफ और there is a radar antenna here. Antenna operates on a wavelength 400 meters. Venus rises above the horizon and is tracked by this antenna. The first minimum in the signal reflected off the surface of Venus is recorded when Venus is 35 degrees above the horizon. What is the height of the cliff? This is Venus. और यह वीनस
जब हॉरिजॉन से 35 डिग्री पर है। देखिए दिस इज अ रेडार एंटेना और इसी की हाइट हमें डिटरमाइन करनी है। वेयर दिस, इसका जो एंटेना है, इट ऑपरेट्स एट अ वेवलेंथ ऑफ 400। वीनस राइसेस अबाउट द हॉरिजॉन, और यह वीनस जब हॉरिजॉन से 35 डिग्रीज पर आ जाता है तब फर्स्ट डार्क अपीयर होता है। कैसे होगा? इस रडार एंटीना से एक रे सीधी वीनस तक जाएगी और एक रे लेक टकराकर इस तरह से पहुंचेगी। Now this setup and this situation is exactly similar to Layard's mirror setup. Layard's mirror setup को रिकॉल करो। जो मैंने क्लास में बताया है उसमें यह स्लिट एस हो गई और नीचे एक मिरर रखा हुआ है और यह स्क्रीन हो गई। एक रे इस स्लिट एस से सीधी पहुंचती है और एक रे इस तरह से मिरर से टकराकर पहुंचती है। बिल्कुल वही की वही सिचुएशन इधर बन रही है। रडार एंटीना एक सोर्स हो गया, उस सोर्स की कुछ हाइट एच है जो हमें निकालनी है। इस सोर्स से एक वेव सीधा वीनस तक जाएगी और एक वेव पहले लेक वाटर से टकराएगी, लेक वाटर से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मिरर से टकराई और उससे रिफ्लेक्ट हुई। अब सबसे पहली बात, एक रे सीधा सीधा जा रही है जबकि एक रे डेंसर मीडियम से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है। डेंसर मीडियम से टकरा कर रिफ्लेक्ट होने की वजह से पाए से फेस चेंज आ जाएगा, पाए से फेस चेंज आ जाएगा और पाए से फेस चेंज आ जाने की वजह से कंडीशन उलट जाएगी। इस बार इस जगह पर सेंट्रल डार्क होएगा और इस जगह पर फर्स्ट ब्राइट होएगा। और फर्स्ट ब्राइट ऑन स्क्रीन y should be equal to half of fringe width lambda capital D by 2D। हम यह लिखेंगे, बट फॉर एट horizon at Venus at 35 degrees with horizon, Venus at 35 degrees with horizon, हम कहेंगे y, this is y, this is y, y by capital D is tan 35 and this is equal to y by capital D is tan 35, this is equal to lambda by 2D, but D is equal to 2H,
So I'll say tan 35 is equal to lambda upon 4h. So h is equal to lambda by 2 tan 35. Solve for h. Solve for h. इस सेटअप को, इस सिचुएशन को देखकर आपको बस यह समझना है कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे सेटअप हमने लायर्ड मिरर सेटअप देखा है, बिल्कुल उसके जैसा ही यह प्रॉब्लम बन रहा है। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं फोर्थ प्रॉब्लम करूंगा शीट का फोर्थ प्रॉब्लम, जो कि है स्टडी पैकेज का सिक्स्थ प्रॉब्लम। देखिए, two coherent plane waves propagating with divergence angle theta, which is very less as compared to 1, falls almost normally on the screen. The amplitude of wavelength are equal. Demonstrate that distance between the neighboring maxima on the screen is equal to beta its lambda by theta, where lambda is the wavelength. देखिए, two coherent plane wave front propagating with divergence angle theta. This is theta. Falls almost normally on the screen. स्क्रीन पर ऑलमोस्ट नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं, मतलब थीटा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। The amplitude of waves are equal. Demonstrate the distance between. हम इसको ऐसे सोचें, अब this is D and this RD. यह एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, इसको मैं D बाय कैपिटल D इस तरह से देखता हूं, D बाय कैपिटल D। और फिर मैं कहता हूं फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल D बाय D, और फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा अपॉन थीटा। मैं इस तरीके से सिचुएशन को विजुलाइज करके कहता हूं, थीटा इज, you can
ऑल्सो से एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आप इस तरह से सिचुएशन को देखिए और एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाय थीटा। मैं सेकेंड प्रॉब्लम पहले कर देता हूं। सेकेंड प्रॉब्लम जो कि स्टडी पैकेज का थर्ड प्रॉब्लम है। ये तो सिंपल है यार, वैसा का वैसी है। टू कोहेरेंट source of light of intensity ratio beta interfere. Prove that interference pattern Imax minus Imin, where Imax and Imin are maximum. Intensity ratio beta I1 upon I2, इसका इंटेंसिटी रेशियो बीटा है। हम कहते हैं I max is under root of I1 plus I2 whole square and I min is under root of I1 minus I2 whole square। इसको मैं I2 से डिवाइड कर देता हूं, तो अंडर रूट ऑफ I1 बाय I2 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिख देता हूं। अब I1 बाय I2 इसकी जगह पर रूट ऑफ बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स बीटा प्लस 1 प्लस 2 रूट बीटा, और इधर बीटा प्लस 1 माइनस 2 रूट बीटा। ये आई मैक्स अपॉन आई मिन हो गया। अब उनने पूछा है आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। सबसे पहले उनने दोनों कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी रेशियो दे दिया, तो I1 अपॉन I2 इज बीटा, यह बात उन्होंने दे दी। फिर उन्होंने I max I min में कुछ एक एक्सप्रेशन दिया, उसके पहले हमने I max लिख लिया और I min लिख लिया। I max के लिए यह और I min के लिए यह हमने लिख रखा है क्लास में। इस I max अपॉन I min को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको I2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, जिससे कि I1 अपॉन I2 के टर्म्स में दिखने लगे। फिर I1 अपॉन I2 की जगह रूट बीटा लिख दिया, फिर स्क्वायर करके यह एक्सप्रेशन लिख दिया। अब डिविडेंडो कंपोनेंडो लगा दो, I max I min माइनस I min करना है तो दिस माइनस दिस, तो 4 रूट बीटा अपॉन दिस प्लस दिस के लिए 2 टाइम्स बीटा प्लस 1 और 2 रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो ये चीज प्रूव करनी थी। Light mirror experiment is demonstrated with microwave using a reflector and a sheet of metal lying flat on table. If source had frequency of this, source की frequency है 12,000 megahertz and is located at a distance of 10 centimeter above the sheet. Height is 10 centimeter and the metal surface. Find the height above the flat surface of the first
maximum 3 meters from the source. Capital D is 3 meters. मैं सिचुएशन को एक और बार रिकॉल करा दूं. यह लाइट मिरर सेटअप है, इसमें यह सोर्स है और स्क्रीन है. यह दूरी है 3 मीटर, यह दूरी है 10 सेंटीमीटर. फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज दे रखी है, हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं क्योंकि हम सारा काम वेवलेंथ में ही करते हैं. वेवलेंथ इज 3 into 10 to the power 8 upon 12,000 into 10 to the power 6 मीटर्स. यह वेवलेंथ हो गया. वेवलेंथ इज सी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी लिख दी. फ्रीक्वेंसी को हमने जो मेगाहर्ट्ज था उसको मेगा की जगह 10 to power 6 और हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया. यह वेवलेंथ आ गया. अब हमसे पूछा है फर्स्ट मैक्सिमम अबाउ द सरफेस. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक वेव तो सीधा सीधा पहुंचेगी और एक वेव डेंसर से रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगी. फॉर फर्स्ट मैक्स y इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ बाय 2, क्योंकि इस केस में इधर सेंट्रल डार्क होएगा और इधर फर्स्ट डार्क, और सेंट्रल डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच में दूरी होगी फ्रिंज विड्थ की. तो फर्स्ट मैक्स के लिए जो दूरी होगी हाफ ऑफ फ्रिंज विड्थ. और फ्रिंज विड्थ क्या होगी? फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी बाय 2h. So y is equal to lambda capital D by 4h. लैम्डा की जगह यह वैल्यू लिखिए, कैपिटल डी की जगह 3 मीटर और h की जगह 10 सेंटीमीटर. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आंसर देख लीजिए. 7th प्रॉब्लम करूंगा. 7th प्रॉब्लम जो कि स्टडी पैकेज में 15th दिखेगा आपको. स्टडी पैकेज में यही 15th प्रॉब्लम दिखेगा. 7th वाला कर डालता हूं. A double slit of separation 0.1 centimeter is illuminated by white light. Double slit of separation 0.1 is illuminated by white light. A colored interference pattern is formed on the screen 100 centimeter away. Capital D is 100 centimeter. If pinhole is located in the screen at a distance of 2 millimeter from the central bright. What wavelength from visible spectrum will be absent on the light transmitted through the hole? White light incidented है and what wavelength is absent? कौन सी वेवलेंथ एब्सेंट है? देखिए, यह सिंगल स्लिट S और यह S1 S2 और इधर कहीं एक होल, यह y की दूरी पर. यह स्मॉल d और यह कैपिटल D. अब हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल D बाय D.
किसी भी वेवलेंथ लैम्डा के लिए फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। मैं कहता हूं लैम्डा will be dark at whole if lambda would be dark at whole if y equal to odd multiple of fringe width by 2. If y is odd multiple of fringe width by 2, तो वह पर्टिकुलर लैम्डा होल पर डार्क होएगा। होल की दूरी इस सेंट्रल ब्राइट से y की है। अब if y is equal to odd multiple of lambda d by 2d, so lambda is equal to 2yd by 2n minus 1 into capital D. Thus lambda would be dark. अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। 2y की जगह रखता हूं 2 मिलीमीटर, 2 into 10 to the power minus 3, स्मॉल डी की जगह पर रखता हूं 0.1 और 1 into 10 to the power 3 और कैपिटल डी की जगह पर रखता हूं मैं 1 मीटर into 2n minus 1। लैम्डा को ये तो मीटर्स में लिखा गया है, नैनोमीटर्स में लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, लैम्डा इज 2 into 2, ये 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 और 1 into 1000 और कर दो तो यह नैनोमीटर्स में हो गया अपॉन 2n minus 1 और दिस लैम्डा इज 4000 अपॉन 2n minus 1 नैनोमीटर्स। अब n की वैल्यू 1 रखते हैं। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 4000 नैनोमीटर, बट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 4 minus 1 3, 4000 by 3, 4000 by 3 अभी भी यह विजिबल रीजन में नहीं आया। n की वैल्यू 3 रखते हैं, 6 minus 1 5, 4000 by 5 800 नैनोमीटर, अभी भी ये विजिबल रीजन में नहीं आया, पर विजिबल रीजन के काफी करीब आ चुका है। n की वैल्यू 4 रखते हैं। n की वैल्यू यदि 4 रखेंगे तो पहला वेवलेंथ आएगा 4 8 7, 4000 by 7, 4000 by 7 नैनोमीटर्स। 4000 by 7 नैनोमीटर्स क्या होता है, 4000 by 7 जो शायद उसमें आ जाएगा 4000 by 7 मीन्स 5 9 नहीं 5 7 और 3 नैनोमीटर्स। ये तो पहला वेवलेंथ हो गया और n की जगह फिर 5 भी रख दो, 5 रखता हूं तो 4000 by 9, another missing wavelength is 4000 by 9 means 444 नैनोमीटर्स। फिर n की वैल्यू 6 भी रख के देख लो तो 6 के लिए 4000 by 11, 4000 by 11 ये हो गया सम 3 7 70 36 और 364 40 363 nanometer. These are the 3 missing wavelength. ये वहां पर एब्सेंट होंगी। n की वैल्यू के लिए हमको इंटीजर सब्स्टिट्यूट करते जाना है और हमें वह इंटीजर सिलेक्ट करना है जिनके लिए वेवलेंथ विजिबल रीजन में आ जाए।
visible region is 350 nanometers to 750 nanometers. 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर विजिबल रीजन होता है। हमने वही वेवलेंथ सिलेक्ट करी जो इस रेंज में आ रही है। उसके लिए अलग अलग n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए। पहले हमने जनरलाइज्ड सॉल्यूशन करा, स्मॉल डी, कैपिटल डी, वाई, यह सब लिखा। व्हाइट लाइट हमने दिमाग में उठा लिया। फिर ये देख लिया कि लैम्डा इज एब्सेंट की कंडीशन लिखनी है, फिर फ्रिंज विड्थ भी लिख ली। ये तो जनरलाइज थिंग है। फिर हमने प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करा कि स्लेट, दो स्लेट कुछ दूरी पर कैपिटल डी और वाई की दूरी पर कोई होल। अब इस होल पर हमें कोई पर्टिकुलर मिसिंग वेवलेंथ ढूंढना है। हमने कहा लैम्डा विल बी डार्क एट होल इफ उस होल की लोकेशन पर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए y इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ फ्रिंज विड्थ बाय 2, तब वह पर्टिकुलर वेवलेंथ डार्क होएगी। और फिर हमने फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन रख दिया। इसको रीअरेंज करके एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दिया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इधर वेवलेंथ मीटर्स में दिखा, इसको नैनोमीटर्स में लिख दिया और यह एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बना दिया कि यह वेवलेंथ वहां पर एब्सेंट होगी। और इसमें n की इंटीग्रल वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 सब्स्टिट्यूट करते गए और फिर देख लिया कि उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू विजिबल रीजन के रेंज में आ रही है। अब मैं डीपीएस 2 का 14th प्रॉब्लम करूंगा। डीपीएस 2 का 14th प्रॉब्लम जो कि आपको इस शीट में